हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस बहुत ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो जनगणना का कार्य आप करने जा रहे हैं, इस जनगणना कार्य में भवन और जनगणना मकानों का जो नंबरीकरण आपको करना है, यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है। और यह कार्य आपने अगर सावधानी पूर्वक और सही तरीके से कर लिया तो आगे किसी भी प्रश्नों के जवाब देने या अन्य कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सबसे पेचीदा और सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण और जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो सकती है वह है जनगणना भवन और जनगणना मकान। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि आखिर यह नंबरीकरण कैसे करेंगे, किन किन सिचुएशन में यह नंबर कैसे आपको रिपीट होगा या कैसे नया होगा या कैसे यह पूरा नंबरीकरण का कार्य होगा। साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि आखिर ये कार्य आपको कब करना है, यानी भवन का नंबरीकरण कब करेंगे, आप कैसे करेंगे, और जनगणना मकानों का नंबरीकरण आप कैसे करेंगे और कब करेंगे। इसी पर पूरी बातचीत होगी। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी आपके काम के हर वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जनगणना के भवन और जनगणना के मकानों का नंबरीकरण कब और कैसे आपको करना है। तब हम लोग उदाहरण सहित समझेंगे आसान तरीके से ये किस सिचुएशन में कैसे नंबरीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो भवन का नंबरीकरण आप करेंगे तो यह कार्य आपको 2 मई से शुरू हो रहा है। और 2 मई को सबसे पहला काम, क्योंकि 2 मई से पहले आप अभी नजरी नक्शा पर काम कर चुके होंगे और अस्थायी रूप से आप उस पूरे लेआउट को बना चुके होंगे और यह आपको एक बेस है आपको अपने फील्ड में काम करने का। अब 2 मई को आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि भवन का नंबरीकरण करना है, यानी आपके एचएलबी में जितने भवन हैं उस भवन का नंबर आपको अलॉट कर देना है। यह काम आपको 2 मई से करना है और 1 से 2 दिन में इसको आपको फाइनल कर देना है। तो सबसे पहला काम फील्ड में 2 मई से जो शुरू होगा वह भवन का नंबरीकरण होगा। तो 2 मई से जो आप भवन का नंबरीकरण करेंगे वह कैसे करेंगे, तो पहले भवन नंबर आप देंगे। तो मान लीजिए कि यह भवन हो गया, तो आपको इसका नंबरीकरण करना है। तो इस भवन पर आपको क्या करना है कि नंबर ऐसे देना है, जैसे भवन नंबर 1 हो गया और इसमें मकान 2 हैं तो यहाँ 2 दे दीजिए। फिर अगले भवन में गए, भवन संख्या 2 पर गए, इसमें मकान की संख्या 3 है तो 3 दे दिए। फिर भवन 3 में गए, इसमें मकान की संख्या 1 ही है तो यहाँ क्या करेंगे आप, इसमें कोष्ठ में 1 लिखें या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। फिर चौथे भवन में गए, इसमें मकान की संख्या मान लीजिए 2 है तो 2 कोष्ठ में दिए। अभी आपको यही करना है। अभी जिस भी भवन पर 2 तारीख को आप जाएंगे नंबरीकरण करने तो लिखेंगे ऐसे, जनगणना J0 भ0 9 यानी जनगणना भवन नंबर। जनगणना भवन नंबर 1 मान लीजिए हो गया और इसमें 2 मकान हैं। फिर आप अगले में गए तो J भ9 जनगणना भवन नंबर, फिर 2 दिए, इसमें मकान की संख्या 3 मान लीजिए है तो कोष्ठ में 3 दे दिए। अब ये पहला आपका हो जाएगा कि यह भवन नंबर पहले सारे भवनों पर आपको अलॉट कर देना है आपके एचएलबी में। अब दूसरा काम क्या होगा कि जब आप पूरे एचएलबी के अपने भवन को नंबर दे देंगे तब आप मकान नंबर देंगे। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि जो आप फर्स्ट से शुरू कर लीजिए, मान लीजिए जनगणना भवन नंबर आप 1 दिए थे और इसमें 2 मकान दिए थे। अब आपको क्या करना है कि जो इस मकान के लोगों का जब एंट्री आप करेंगे, मतलब पहले फेज में आप इसको एंट्री कर दिए, फिर सेकेंड में जब चले, मतलब
फेज का मतलब यहाँ यह होगा कि 2 और 3 तारीख को अगर यह कर दिए तो 4 तारीख से काम करना शुरू किए, तो आपको क्या करना है कि जो आपका ऐप जनगणना मकान संख्या क्रिएट करेगा, आप नया में लें या पुनः दोहराए में लें, तो जो जनगणना मकान संख्या वहाँ आपका एंट्री होगा आपके ऐप में, वही जनगणना मकान संख्या उस मकान पर आपको चढ़ा देना है। नियम यह कहता है कि मेन गेट पर जनगणना भवन संख्या देना है, जनगणना भवन नंबर देना है, और उसमें जो 2 अलग अलग मकान हो अंदर में, तो दोनों मकान पर नंबर देना है। अगर मान लीजिए किन्हीं के घर में जाने में मनाही हो या किसी प्रकार की आपत्ति किसी को, तो आप घर के बाहर भी दे सकते हैं। तो बाहर आप कैसे देंगे, तो या उनके घर के ऊपर कैसे देंगे, तो मान लीजिए जनगणना मकान नंबर। अब जनगणना मकान नंबर कैसे देना है, तो यह देना है 4 डिजिट में, 0001 ऐसे आपको देना है, फिर 0002, 0003। अब यह जब 1 डिजिट रहेगा तो ऐसे देंगे, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसमें जब 2 डिजिट में जाएंगे तो 0010, फिर 0011, फिर जब 3 डिजिट में जाएंगे तो 0100, 0101। यानी जो मकान का देना है, मकानों की संख्या देनी है, वह 4 अंकों में देनी है। शुरुआत करेंगे तो 10, 20, 30, 1। जब दोहरा में जाएंगे तो 0010। जब जो है सैकड़ा में जाएंगे तो 0100। इस तरह से आपको यह सीरियल आगे बढ़ाना है, जबकि भवन नंबर में यह 00 वाली बात नहीं करनी है। तो ये हो गया कि आपको 2 मई से भवन का नंबर चढ़ाना है, और 3 मई या 4 मई से जो ऐप में मकान संख्या जो जनरेट होगा वह मकान नंबर चढ़ाना है। मकान के अंदर गेट पर लिखें, या किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग जान गए कि जनगणना भवन नंबर मकान नंबर कब देना है और कैसे लिखना है। अब आइए कि जो स्थिति वहां दिखेगी उसमें उदाहरण सहित कि किनको कैसे आप नंबर देंगे, एक एक करके हम लोग कई उदाहरण को देखते हैं, आसान उदाहरण को, जिससे आपको जो है इसको डिफाइन करने में आसानी होगी कि किसको नंबर कैसे दें, कैसे रिपीट करें, किसको कैसे आगे बढ़ाएं। इसके पहले इस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने एक विस्तृत लाया था वीडियो, जिसमें जनगणना भवन, मकान और परिवार, इन तीनों को लेकर के कॉन्सेप्ट क्लियर मैंने किया था। वह वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा स्पष्ट बताया था कि कैसे किसको जो है रिपीट करेंगे, किसको नया करेंगे, किसको मकान मानेंगे, किसको जो है भवन मानेंगे, कैसे अलग अलग करेंगे। इसमें उदाहरण आइए हम लोग समझते हैं। जैसे एक उदाहरण यह आप देखिए, ऐसा घर आपको दिख रहा है, यह घर छतदार भी हो सकता है, यानी छत वाला भी हो सकता है, एस्बेस्टस भी हो सकता है, फूस भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है, किसी भी रूप का हो सकता है। लेकिन अगर यह एक ही ऐसा पृथक दिख रहा है तो यह एक भवन है और एक जनगणना मकान है। यानी ऐसा जहां भी आप देखेंगे कि सिंगल घर आपको किसी भी रूप में दिखाई दे रहा है तो यह भवन एक है और यह जनगणना मकान भी एक होगा। अब मान लीजिए ऐसा भी आपको दिख रहा है, शंक्वाकार मकान है जिसमें दीवार नहीं है, ऐसा भी बनावट वाला आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा भी दिखेगा तो यह भी एक भवन होगा और एक मकान होगा, यानी सिंगल भवन सिंगल मकान वाला। इस तरह से आप उदाहरण, यानी एक स्वामित्व का, एक ही दिखे, एक ही परिवार रहता हो, एक ही हो, कोई उसमें अलग द्वार नहीं हो, कोई अलग फैमिली नहीं हो, एक ही स्वामित्व का दिख रहा है तो यह एक भवन है, एक परिवार है और एक मकान है। अब इसमें विभिन्न परिस्थितियों में भवन रिपीट हो सकते हैं, मकान अलग हो सकता है, परिवार अलग हो सकता है। उसको लेकर के अलग से कॉन्सेप्ट क्लियर वाला जो मैंने बताया उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं। इसमें यही समझिए कि एक भवन ऐसा दिख रहा है तो भवन एक होगा, मकान एक होगा। ऐसा भी बनावट वाला दिख रहा है सिंगल तो एक भवन होगा, एक मकान होगा। अब आइए यहां देखते हैं।
अब जैसे शहरों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि आप अलग से देखेंगे तो लगेगा कि सब एक ही है, क्योंकि कोई जमीन छोड़ करके नहीं बनाता है। तो ऐसा जहां पर घनी आबादी होगी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अलग से देखने में एक ही लगेगा कि बिल्डिंग है, लेकिन नहीं, इसमें स्वामित्व तो अलग अलग होता है, अलग अलग व्यक्तियों का भवन अलग अलग होता है। लेकिन अब इसमें ऐसी स्थिति है जैसे मान लीजिए कि सटा हुआ दिख रहा है, लेकिन यह अलग आदमी का भवन है, यह अलग आदमी का है, यह अलग आदमी का है, यह अलग आदमी का है, लेकिन यह 2 मंजिला एक आदमी का है और यह 3 मंजिला एक आदमी का है। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो देखिए यह हो गया भवन एक, इसमें मकान भी एक। यह हो गया भवन 2, इसमें मकान भी 2, मकान संख्या 2, लेकिन भवन एक है, मकान भी एक है। यहाँ भवन संख्या जो 3 दिया गया है, इसमें भी मकान एक है, भवन एक है। ये जो 4 दिया गया है, यह सीरियल बढ़ाया जा रहा है। यानी पहले इसको आप ऐसे समझें कि ऐसा आपको भले देखने में बनावट है, लेकिन यह अलग अलग भवन है। भले जगह की कमी से लोगों ने बीच में गैप नहीं छोड़ा है, सटा हुआ दिख रहा है। तो ऐसा स्थिति में यह भवन एक, मकान एक, ये भी भवन एक, मकान एक, ये भी भवन एक, मकान एक, ये भी भवन एक, मकान एक। यहाँ एक ही व्यक्ति का है, 2 मंजिल है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भवन एक लेकिन मकान 2। यहाँ भी है एक व्यक्ति का 3 मंजिला है, तो क्या है, भवन एक और मकान 3। अब इसको सीरियल कैसे देंगे, तो जैसे यह हो गया भवन नंबर, यह हो गया मकान नंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति का भवन एक ही है, मकान भी इसमें एक ही है, तो मकान नंबर 1, भवन नंबर 1। दूसरे में गए भवन 2, मकान 2 हो जाएगा। तीसरे में गए भवन 3, मकान 3। चौथे में गए भवन 4, मकान 4। अब 5वें भवन में आए तो इसमें 2 मकान हैं, भवन 1 है, मकान 2 है, तो भवन संख्या 5 ही होगा, लेकिन अब इसमें मकान संख्या 5 और 6 हो जाएगा। वैसे ही यह 6ठा भवन है, लेकिन यह 3 मंजिल है, मकान इसमें 3 कर रहे हैं, तो भवन 6 होगा, लेकिन मकान संख्या 7, 8, 9 हो जाएगा। तो ये आपको उदाहरण है कि अलग अलग ये हो गया, तो आपको ये एक भवन हो गया, मकान एक हो गया, ये भी भवन एक, मकान एक, ये भी भवन एक, मकान एक, ये भी भवन एक, मकान एक, लेकिन यह भवन एक, मकान 2, ये भवन एक, मकान 3। तो ऐसा सिचुएशन मिलेगा, तो इस तरह से आपको देना है। अब आइए, एक ऐसा भी सिचुएशन आपको मिलेगा जिसमें भवन 1 होगा लेकिन जनगणना मकान 8 होगा। जैसे यह आपको 1, 2, 3, 4 मंजिल इमारत बनाई गई है, एक व्यक्ति का है, मालिकाना हक एक व्यक्ति का है, या यह भवन पूरा बिल्डिंग जो है एक साथ है, तो भवन एक है, लेकिन इसमें फ्लैट वाइज मान लीजिए मकान बनाए गए हैं, हर तल पर 2-2 मकान बनाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि भवन एक ही है यह पूरा, तो एक भवन हो गया, लेकिन मकान कितने हो गए, तो 8 हो गए, 0001, 0002, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ऐसा अगर सिचुएशन आपको मिलता है कि एक ही व्यक्ति का यह भवन बनाया हुआ है और इसमें अलग अलग भाई हों या रेंट पर दिए हों, लेकिन अलग अलग लोग रह रहे हैं और अलग अलग सबका एंट्री द्वार है, सबका खाना पीना अलग है, सबका स्वामित्व का अर्थ है उपयोग, उपभोग। तो इसमें भले ही मालिक सबका एक ही व्यक्ति है, लेकिन उपभोग अलग अलग व्यक्ति कर रहा है, तो मकान अलग अलग हो सकता है। तो ऐसा अगर सिचुएशन मिलता है तो भवन एक होगा, लेकिन मकान 8 इसमें हो जाएंगे, 4 तल के 2-2 मकान, 8 मकान हो जाएंगे। अब आइए एक ऐसे उदाहरण को देखिए, यह सेम ऐसा ही है, 4 मंजिल का ये भी बनावट है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें किसी स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा इसको अलग अलग भवन माना गया है। तो इसमें 8 भवन और 8 मकान भी हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है आपको बेचने के लिए बिल्डिंग इत्यादि, तो उसमें एक साथ ही भले नीचे ऊपर करके बिक्री होता है, लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों का है, तो अलग अलग भवन नंबर आवंटित हुआ होगा। तो ऐसे में भवन भी अलग, मकान भी अलग होगा। तो 8 यदि ये 4,
तो 8 भवन और 8 मकान भी हो सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। यदि स्थानीय प्राधिकरण द्वारा हर फ्लैट को अलग भवन माना गया है तब 8 भवन और 8 मकान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ कंपनियां जो है अपार्टमेंट बना देते हैं और अलग अलग उसको भवन मान रहे हैं, तो आपको भवन भी अलग और मकान भी अलग देना होगा। लेकिन यह कोई निजी व्यक्ति बनाया है, भवन एक ही है लेकिन मकान अलग है, तो भवन 1 हो जाएगा, मकान 8 हो जाएगा। तो इन दोनों में यही अंतर है। इस उदाहरण में 1 भवन 8 मकान, इसमें 8 भवन और 8 मकान हो जाएंगे। अब आइए इसको देखिए। अब ये है कि एक ही अहाते में 3 भवन और प्रत्येक में 3 जनगणना मकान, यानी एक किसी जगह पर आपको ऐसा मिलता है कि ये 3 तल्ला मकान, ये भी 3 तल्ला है, ये भी 3 तल्ला है, ये 3 तल्ला अलग है, इसी में यह 3 तल्ला अलग है, यह 3 तल्ला अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे कि भवन कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ये 1 भवन हो गया, ये 2 भवन हो गया, ये 3 भवन हो गया। लेकिन मकान कितने हो जाएंगे? तो इस भवन में भी 1 भवन में 3 मकान हो गए, इस दूसरे भवन में भी 3 मकान हो गए, तीसरे भवन में भी 3 मकान हो गए। यानी यह भवन अलग अलग 3 हो गए और तीनों में 3-3 मकान हो गए, 9 मकान हो गए, जो सीरियल नंबर 1 से 9 तक जा रहा है। तो ऐसा अगर सिचुएशन है कि अहाता एक ही है, एक ही कैंपस है, एक ही ग्राउंड हो, एक ही जगह हो, लेकिन यह 3-3 मंजिल का अलग अलग है, तो इसमें क्या होगा कि भवन 3 हो जाएंगे, मकान तीनों में 3-3 9 मकान हो जाएंगे। ऐसा भी सिचुएशन आपको मिलेगा। अब इसको देखिए। अब इसमें आपको भवन ये एक ही है, इस एक भवन में कमरे 5 हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन जिनका है वह बता रहे हैं कि ये 2 जो मकान है या 2 मतलब जो कमरा है, यह 2 कमरा एक भाई का है और यह 3 कमरा एक भाई का है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक भवन है लेकिन मकान 5 नहीं होगा, ये 2 कमरों का मकान 1 हो जाएगा और ये 3 कमरों का मकान 1 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि भवन 1 हो जाएगा और मकान 2 हो जाएगा। भले ही कमरे 5 हैं लेकिन इस भवन नंबर में 1 भवन हो गया और इस 2 कमरे का 1 मकान हो गया और 3 कमरे का 1 मकान हो गया। तो भवन 1 और मकान 2 हो जाएगा। भले ही कमरा 5 है लेकिन एक भाई के पास 2 है, एक भाई के पास 3 है, तो 2 ही मकान होंगे इसमें जनगणना मकान। जैसे यहाँ आपको दे दिया गया भवन नंबर 1, इसमें 2 मकान, एक हो गया 0001 0002। तो ऐसी स्थिति आपको मिलती है कि अब मान लीजिए कि कोई बता रहा हो कि नहीं, यह 8 कमरे हैं जिसमें 5 एक आदमी का है, 3 एक आदमी का है, तो 5 कमरों का 1 मकान हो गया, 3 कमरों का 1 मकान हो गया। तो ऐसी स्थिति मिलेगी तो भवन 1 मकान उस हिसाब से आप देंगे जितने कमरों को लेकर के कोई अलग है। कमरा अलग होने से मकान अलग नहीं हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना है। या कमरा अलग हो जाने से परिवार अलग नहीं हो जाएगा। परिवार किसे कहेंगे, कितने प्रकार के हैं, किनको अलग करेंगे, किस कंडीशन में परिवार अलग मानेंगे, उसको लेकर के पहले मेरे द्वारा वीडियो लाए जा चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं। अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि ये भी एक ही भवन है, पूरा एक ही भवन है, लेकिन इस भवन की क्या खासियत है या क्या इसमें करना होगा ये देखिए। ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये सारे कमरे किसी हॉस्टल के लिए हैं जिसमें बच्चे रहते हैं, और इसी में लगा हुआ ये 2 मकान है जिसमें इसके वार्डन, प्यून या कोई स्टाफ रहते हैं। या मान लीजिए कि जेल है, यह सारे कमरे जेल के कैदियों के लिए है और यहाँ जेल के सुपरिटेंडेंट हो या अन्य स्टाफ के लिए हो। तो ऐसे में क्या करेंगे कि भवन एक ही होगा, बिल्डिंग एक ही होगा, लेकिन मकान इसमें 3 होगा। 3 मकान क्यों होगा? तो जो ये हॉस्टल के लिए होगा या अस्पताल के लिए होगा, जेल के लिए होगा, यह 1 मकान हो गया, और इसी में सटा हुआ
ये दो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्टाफ के लिए है, तो यह दो अलग अलग मकान होगा। इस तरह से यह 3 मकान हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में 1 भवन और 3 मकान होगा। अब इसको देखिए, ये देखने में आपको 4 दिख रहा है, लेकिन यह ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपको भवन भी 1 होगा और मकान भी 1 होगा। किस कंडीशन में होगा? तो मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति का यह चारों है, चारों एक ही परिसर में है, अलग अलग है, भले ही ये अलग अलग है, एक ही परिसर में है, तब भी 1 भवन किस कंडीशन में देंगे? तो ये जो है, ये मान लीजिए कि बेडरूम है, रहने के लिए मुख्य आवास है, यह है इनका रसोई, यह इनका शौचालय है, यह इनका गेस्ट रूम बैठाका अलग बना हुआ है। तो यह एक ही व्यक्ति का है, तो इसमें रहने के उद्देश्य से एक ही मकान बना हुआ है। बाकी जो रसोई, शौचालय या गेस्ट रूम है वह इसी का पार्ट है, न कि अलग है। इसलिए इसमें 1 भवन होगा, 1 मकान होगा, यानी मकान का पार्ट माना जाएगा। जो किचन है या लैट्रिन बाथरूम है या आपको गेस्ट रूम है, या उसी मकान भवन का पार्ट है। इसलिए भवन भी 1 होगा और मकान भी 1 होगा। एक ही व्यक्ति का एक ही जगह पर थोड़े दूर के अंतराल पर भी उस कैंपस में है, तो उसको 1 भवन 1 मकान मानेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। क्या अपवाद है? तो आइए अगले उदाहरण में समझिए। जैसे यह भी पूरा एक ही व्यक्ति का है, लेकिन इसमें 1 भवन होगा और 3 मकान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मुख्य आवास है, इस मुख्य आवास के साथ रसोई जो है, तो रसोई काउंट नहीं होगा, तो इसलिए दोनों मिलाकर के 1 मकान हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन कार्यशाला अलग है, पशुशाला अलग है, दुकान अलग है, तो ये सब अलग काउंट होंगे मकान संख्या। तो ऐसे कंडीशन में भवन 1 हो जाएगा, लेकिन मकान इन दोनों को मिलाकर 1 हो गया, या दूसरा हो गया, या तीसरा हो गया। लेकिन वहीं यदि इस मकान का पार्ट कोई किचन है या कोई शौचालय है या कोई बैठाका है, तो वह 1 ही भवन 1 ही मकान के अंतर्गत माना जाएगा। तो दोनों में यही जेन्युइन डिफरेंस है कि अगर मुख्य जो आवास है उसके साथ यह पार्ट में रसोई, शौचालय, बैठाका उसी का पार्ट है, इसलिए अलग नहीं माना जाएगा। लेकिन मुख्य आवास के साथ रसोई है, यहाँ शौचालय भी होता, तो ये सब मिला करके 1 हो जाता। लेकिन कार्यशाला है तो यह दूसरा हो गया, पशुशाला है तो यह तीसरा हो गया। तो ऐसे भी उदाहरण आपको मिलेंगे। अब ये देखिए, अब जैसे इसमें 3 अलग अलग आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें स्थिति यह है कि यह भवन 1 है और इसमें मकान 2 है। क्यों 3 दिख रहा है? तो ये मान लीजिए कि सेवक के लिए यानी नौकर के लिए अलग बनवाया गया है, और नौकर के लिए है या मालिक के लिए है, और या मालिक का गैराज है। तो इसमें क्या है कि यदि ये नौकर का जो मकान है यह अलग उद्देश्य से नहीं है, अलग इसका रहन सहन नहीं है, इसी परिवार के साथ है, खाना पीना सब इसी परिवार के साथ है, सिर्फ सोने के लिए इनको इसमें सुलाया जा रहा है, तो ये अलग गिनती नहीं होगी। तब 1 भवन हो जाएगा, ये पूरा भवन 1 होगा, लेकिन मकान, मुख्य निवास 1 मकान, गैरेज 2 मकान, लेकिन भवन तीनों मिला करके 1 ही होगा। लेकिन दूसरी स्थिति यह होगी कि यदि मान लीजिए कि यह मुख्य निवास है और ये मालिक इसमें रह रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, इसमें सेवक नौकर रह रहा है, ये भी अलग अपना सब कुछ कर रहा है, खाना पीना रहना सब अलग कर रहा है, और अलग उद्देश्य है इसका रहने का कि हम पृथक रह रहे हैं, भले आपके यहाँ काम कर रहे हैं। तो ऐसे में भवन भी इसका अलग गिना जाएगा और मकान भी अलग गिना जाएगा। ऐसी सिचुएशन कोई देंगे नहीं, कोई रखे भी होंगे तो वे एक ही साथ काउंट कराएंगे। लेकिन नियम ये कहता है कि इनका अलग होगा यदि रहन सहन खाना पीना अलग है। अगर इनके साथ ज्वाइंट है तब इनका अलग काउंटिंग नहीं होगा। अब एक और अगला उदाहरण ये देखिए, इसमें क्या है कि ये जो है 1 मकान है,
एक भवन है और 3 मकान है। जैसा कि ऊपर हम लोग देखे थे कि सेवक के लिए अलग नहीं काउंट करके एक ही साथ किया गया, लेकिन यहाँ इनका रहना खाना पीना सब कुछ अलग है, भोजन ये मालिक से नहीं प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि एक भवन भले ही है लेकिन घर ये एक साथ है, लेकिन खाना पीना अलग है। तो ऐसे में क्या करेंगे, भवन एक होगा लेकिन मकान संख्या 1 हो गया मालिक के लिए, मकान संख्या 2 हो गया गैराज के लिए, मकान संख्या 3 हो गया सेवक के लिए। तो ऐसी स्थिति में दोनों में यही अंतर है कि इसमें 3 स्थिति उत्पन्न हो सकता है कि मालिक के साथ सेवक है, सब खाना पीना सब कुछ एक साथ है, सिर्फ सोने के लिए ये अलग है तो इसका अलग काउंट नहीं होगा। यहाँ एक भवन होगा, 2 मकान होगा गैरेज और मुख्य निवास के लिए। दूसरी स्थिति होगी कि यह बिल्डिंग भी इसके लिए अलग है, रहना पीना खाना सब कुछ अलग है, सिर्फ काम करने यहाँ आता है। तो वैसी स्थिति में इसका भवन भी अलग होगा, मकान भी अलग होगा। एक और स्थिति है कि यह दोनों घर एक साथ है, लेकिन यह काम इनके यहाँ करता है लेकिन खाना अपना अलग बना करके खा रहा है। तो यह परिवार अलग होगा, मकान भी अलग होगा और गैरेज का भी अलग होगा। तो ऐसे में भवन 1 हो जाएगा लेकिन मकान 3 हो जाएगा। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम लोगों ने देखे जिसके आधार पर आप मकान नंबर देने भवन नंबर देने में आपको सहूलियत होगी। फिर भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन भवन मकान नंबर में हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से रख सकते हैं। समयानुसार यथासंभव आपको जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आगे जनगणना से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित हर लेटेस्ट महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। बस चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हों तो अधिक से अधिक शेयर करें, अन्य साथियों तक पहुंचाएं। वीडियो आपके काम का लगा हो लाइक करें और टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।